वेलकम बैक फ्रेंड्स। टुडे वी विल सी द टाइप्स ऑफ मेसिलिटी। ऑलरेडी मैंने मेसिलिटी का इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो वीडियो देख लेना। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेसिलिटी। तो पहले तो हम देखते हैं लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। मेसिलिटी मीन्स क्या होता है? द कंडीशन ऑफ फ्लावर वेयर, ये जो क्या है, कंडीशन ऑफ फ्लावर वेयर मेन पैरेंट्स और एंथर्स और पोलन ग्रेन अपसेट और नॉन फंक्शनल। जो कि पोलन ग्रेन है, ओके, वो क्या होगा? अपसेंट होगा, अपसेंट और नॉन फंक्शनल होगा, ओके। और नॉन फंक्शनल इज कॉल्ड एज द मेल स्टेरिलिटी। द कंडीशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज द मेल स्टेरिलिटी। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। मेल स्टेरिलिटी यानी कंडीशन ऑफ फ्लावर वेयर पोलन ग्रेन इज एब्सेंट और नॉन फंक्शनल। यानी जो एंथर्स होते हैं, ये हमारा जो फ्लावर होता है, फ्लावर्स में ये जो सपोज फ्लावर्स है, तो ये जो एंथर्स होता है, एंथर्स में ये जो एंथर्स होते हैं या फिर ऐसे भी एंथर्स पाए जाते हैं, ये इसको अगर हम स्टिग्मा ले लेंगे तो ऐसे जो एंथर्स पाए जाते हो, एंथर्स में ये यहाँ पे जो पोलन ग्रेन ये होते हैं, ओके। ये अगर पोलन ग्रेन ना हो, जो येलो पाउडर मिलती है वो ना हो, या फिर अगर है तो नॉन फंक्शनल होगी। आफ्टर द पॉलिनेशन विद द स्टिग्मा इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस द सीड। वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, कैन नॉट बी सेट द सीड। तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन ऑफ फ्लावर को बोलेंगे दैट इज द मेसिलिटी। एक कहाँ पे पाया जाता है? एक्चुअल में जो मेसिलिटी पाया जाता है, मेसिलिटी इज यूटिलाइज फॉर द आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के लिए या फिर क्रॉसिंग प्रोग्राम के लिए, आउट ब्रीडिंग प्रोग्राम इट इज यूजफुल। आउट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए ये यूज किया जाता है, ओके। आउट ब्रीडिंग प्रोग्राम यानी कौन सा वाला प्रोग्राम है? जिसमें क्रॉसिंग होती है, क्रॉस पॉलिनेशन में यूज किया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन में यूज किया जाता है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन क्यों हमें चाहिए होता है? इट इज यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ हाइब्रिड प्रोडक्शन। यानी कौन से टाइम पे ये यूज होगा? हाइब्रिड प्रोडक्शन पे टाइम पे ये यूज होगा। क्योंकि हम जब हाइब्रिड प्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं? सपोज ये ए लाइन है और ये बी लाइन है, ऐसा, और एक फ्लावर है, ओके, और एक फ्लावर है, ये बी लाइन है। सपोज इसका हम ये जो स्टिग्मा ले लेंगे, ये थोड़ा ऐसे अलग से ले लेंगे, ओके। इसके सपोज ये जो पेटल्स है वो हम 4 ले लेते हैं, यानी समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? ये 2 लाइन है, ये ए लाइन है और बी लाइन है, ओके। तो हमें क्या चाहिए होता है? व्हेनेवर वी गो फॉर द क्रॉसिंग, व्हाट इज मीन बाय क्रॉसिंग और व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिड? हाइब्रिड हम किसको बोलते हैं? हाइब्रिड क्रॉसिंग बिटवीन द जेनेटिकली डिसिमिलर। ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग है, तो ये क्या है? जेनेटिकली डिसिमिलर है। तो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स में अगर हम क्रॉसिंग करने के बाद जो भी हमें F1 मिलता है, उस F1 को हम हाइब्रिड बोलते हैं, ओके। तो अगर हमें इसकी क्रॉसिंग करनी होगी, इन दोनों में हम क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग करना या यानी क्या करना? ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, मीन्स पॉलिनेशन करना। और पॉलिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए? इसने खुद ने इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर नहीं ऐड करना चाहिए। अगर इसके खुद के पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, इसको हम हाइब्रिड्स बोलेंगे। अगर इसमें इसी के पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ गए और यहाँ पे सीड सेट हो गया और ये सीड सेट बाद में हमने हार्वेस्ट कर लिया, तो हम इसको बोलेंगे कि हाइब्रिड नहीं है, तो सेल्फ सेट हो जाएगा। ये तो प्योर लाइन हो जाएगी, यानी सेल्फ यानी खुद ही के साथ हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? इसके जो पोलन ग्रेन, इसका स्टिग्मा का कोई हमें यूज नहीं है, लेकिन इसके पोलन ग्रेन इसको इस स्टिग्मा के ऊपर गिरने चाहिए, ओके। ये कब गिरेंगे? अगर दिस पोलन ग्रेन कैन नॉट बी पॉलिनेट ओवर इटसेल्फ फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा। खुद के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उसका पोलन ग्रेन अगर नहीं पॉलिनेट करेगा, तभी तो जाकर ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर जाएंगे और पॉलिनेट करेंगे। और ये पॉलिनेट करने के बाद यानी इसके पोलन ग्रेन और इसका स्टिग्मा हो गए दोनों, यानी इसके गैमेट्स, इसके जो गैमेट्स है और इसके गैमेट्स है, ये एक साथ मिल जाएंगे, ये बन के हो जाएंगे ऐसे डिप्लॉइड सेट बन जाएंगे क्रोमोसोम के, जो कि हम इसको क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। इसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसके पोलन ग्रेन के पास और इसके स्टिग्मा के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। दोनों मिलके क्या हो गए?
2n बन गए जो कि F1 में है। और वो दोनों n ऐसे भी खुद से भी दोनों n बनेंगे क्योंकि यहाँ पे भी n है यहाँ, लेकिन ये जो खुद का n रहेगा दोनों भी सेम सेम रहेंगे। और अभी अगर हम इसको ऐसे ऐसे दिखाते हैं तो एक का क्रोमोसोम ऐसा रहेगा और एक का क्रोमोसोम सेट ऐसा रहेगा। तो ऐसे दोनों भी अलग अलग क्रोमोसोम सेट है, जेनेटिकली डिसिमिलर क्रोमोसोम्स आर कम्स टुगेदर इनटू द हाइब्रिड। ओके, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, विच दैट पोलन ग्रेन खुद से इसके ऊपर पॉलिनेट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें पोलन ग्रेन इसके चाहिए होंगे। तो इट शुड बी इटसेल्फ मेस्टराइज। जो पोलन ग्रेन हमें तो इमैस्कुलेशन नहीं करना, इमैस्कुलेशन यानी मैनुअली रिमूवल ऑफ द एंथर, हमें रिमूवल ऑफ एंथर करना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल लाइन लेते हैं जिसके पोलन ग्रेन अच्छे खासे हैं जो कि पॉलिनेट कर सकते हैं इसके पास, लेकिन हमें इसके पोलन ग्रेन नहीं चाहिए होंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसको निकालना होगा। इसी निकालने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ दैट एंथर इज कॉल्ड एज द इमैस्कुलेशन विदाउट डैमेजिंग द स्टिग्मा। उस स्टिग्मा को डैमेज हुए बगैर व्हेन वी आर रिमूव दैट एंथर, अगर हम एंथर को रिमूव करते हैं, हम अगर वो जो एंथर्स को रिमूव करते हैं उसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं, ताकि क्या हो सके, इसी की पोलन ग्रेन इसके ऊपर ना आ सके, इसकी पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ। लेकिन अगर हमें कमर्शियली लेवल पर हाइब्रिडाइजेशन करना है या फिर इसका फ्लावर साइज बहुत छोटा है तो हमें एक एक फ्लावर को कट करके इसके एंथर निकालो, वही भी उसके स्टिग्मा को कोई भी देयर शुड बी नो एनी डैमेज टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा को कुछ डैमेज भी नहीं होना चाहिए। तो इट इज वेरी टेडियस जब क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पा सकते। इसलिए हम क्या करेंगे इसी ये जो पोलन ग्रेन तो रहेंगे, एंथर्स तो रहेंगे, एंथर्स के ऊपर लेकिन पोलन ग्रेन नहीं रहेंगे। ओके, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं मेस्टरिटी। या फिर रहेंगे तो वो कुछ काम के नहीं रहेंगे, इट कैन नॉट बी सेट। अगर ये रह भी गए, इसके ऊपर चले भी गए तो भी वो सीड सेट नहीं कर रहे, कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो ऐसे हम कंडीशन फ्लावर के तैयार करेंगे ताकि हमें क्या ना करना पड़े, वी डोंट वांट टू नीड द इमैस्कुलेशन, हमें इमैस्कुलेशन मैनुअल इमैस्कुलेशन नहीं करना पड़े क्योंकि हमें बहुत सारे सीड्स बनाने हैं, बहुत सारे हाइब्रिड बनाने हैं। तो कमर्शियल लेवल पे तो बहुत सारे हाइब्रिड ऐसे ही बनते हैं जिसमें मेस्टलिटी प्रेजेंट होती है, मेस्टलिटी का यूज करके। इसलिए मेस्टलिटी को बहुत पढ़ाया है प्लांट ब्रीडिंग में, इट इज द इम्पोर्टेंट वन टॉपिक। इसलिए इम्पोर्टेंट वन टॉपिक है कि जो कि प्लांट ब्रीडिंग में जो हाइब्रिड वैरायटी अभी जो रिलीज हो रही है वो मेस्टलिटी के कारण ही रिलीज हो पा रही है, क्योंकि इतना सारा सीड हम मैनुअली नहीं मैस्कुलेट कर पाते। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये तो पोलन ग्रेन जैसे कि वैसे रहेंगे लेकिन ये कुछ काम के नहीं रहेंगे, तो इसके पोलन ग्रेन यानी हम ऐसे 4 लाइन इसकी लगाएंगे, ये 4 लाइन सपोज फीमेल लाइन की है तो हम 2 लाइन मेल की लगाएंगे, ऐसे पास पास लगेंगे। सपोज हम मेल लाइन ऐसे डिनोट करते हैं, ओके, और 4 लाइन हमारी एक ही ए लाइन, ये वाली बी लाइन और ए लाइन और हमारी बी लाइन ऐसे हम लगाते हैं ताकि क्या हो सके, इसके पोलन ग्रेन हवा से या फिर हम आर्टिफिशियली या फिर ऐसे रोप के हेल्प से किसके तो भी हेल्प से इसके पोलन ग्रेन इसके इस प्लांट के ऊपर उड़ के चले जाएंगे, उड़ के जा सके, किससे भी मीन्स से जा सकते हैं। और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके सीड हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे इसके सीड को, और वही सीड क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। दैट सीड विल बी द हाइब्रिड सीड, इसी को बोलते हैं। इसलिए दैट इज द मच इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये मैंने कंसेप्ट समझा दिया है और एक बार। ओके, इट इज हेल्पफुल फॉर द आउटब्रीडिंग प्रोग्राम इज द क्रॉस पोलिनेशन। इट इज हेल्पफुल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ हेटेरोसिस। हेटेरोसिस कब यूटिलाइज होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ हेटेरोसिस मीन्स सुपेरिटी ऑफ F1 की सुपेरिटी ओवर इट्स पेरेंट्स। ये जो F1 के प्लांट्स होंगे ये दोनों पेरेंट्स से बहुत अच्छे होंगे। तो उसी ये किस लिए होते हैं, बिकॉज इनके पास होती है हेटेरोसिस के कारण ये जो F1 होता है ये दोनों पेरेंट्स से बहुत अच्छा होता है, यील्ड में अच्छा होता है, विगर में अच्छा होता है, सभी कैरेक्टर्स में अच्छा होता है। तो उसी क्यों अच्छा होता है, बिकॉज इट हैविंग द हेटेरोसिस, उसके पास होती है हेटेरोसिस। तो हम क्या कह सकते हैं, मेस्टलिटी is helpful for the utilization of the heterosis. It is helpful for the outbreeding. It is the helpful for increase the, अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग दी हेटेरोजाइगोसिटी। जैसे कि मैंने बताया है कि एक जाइगोट इसका आता है, एक जाइगोट इसका आता है, यानी एक के पास अगर ए है तो एक के पास ए है तो एक के पास बी या फिर ए और बी ऐसे रहेगा।
ओके, ए बी बी, तो ऐसे दोनों एक साथ आ गए, तो ये कौन सी कंडीशन हो गए, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई। अगर ए है तो होमोजाइगस कंडीशन, तो हेटेरोजाइगोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ओके, हेटेरोजाइगोसिटी के इंक्रीज करने के कारण इसकी सभी चीजें, एडेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सभी चीजें इंक्रीज हो। तो ये तो थोड़े शॉर्ट में हमने क्या देख लिए, जो हमने ऑलरेडी कवर किए है, मेसिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। और हम अगर हमें टाइप्स की जानने की बात आ रही, तो पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप इज द जीएमएस। GMS means genetic male sterility, genetic male sterility, genetic male sterility, ओके। उसके बाद हमारा सेकंड वाला टाइप है, तो हम इसके पहले पार्ट्स देख लेते हैं। तो GMS के और बहुत सारे 3 टाइप्स हम देख लेते हैं। पहला टाइप है हमारा GMS का फर्स्ट टाइप इज द फोटोसेंसिटिव, और पहले हम थर्मोसेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। थर्मोसेंसिटिव यानी थर्मोसेंसिटिव एमएस। ओके, हम ये जो है ए 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे GMS एक एक के ऊपर, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं एक एक कंसिडर करना चाहूंगी। तो PGMS मीन्स फोटोसेंसिटिव GMS, ओके, जेनेटिक GMS, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। उसके बाद है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड वाला टाइप है CGMS। CGMS में साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। उसके बाद हमारी थर्ड टाइप है CMS में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। उसके बाद हमारा फोर्थ और लास्ट वन टाइप है केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। ओके, केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। अगर हम GMS की बात करते हैं, तो GMS मीन्स द मेल स्टेरिलिटी इफ द मेल स्टेरिलिटी इज गवर्न बाय द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर जीन। If male sterility is governed by the nuclear gene is called as the genetic type of male sterility। अगर हम लिखना चाहे तो हम ऐसे शॉर्ट में लिख भी सकते हैं। अगर न्यूक्लियर जीन के कारण आपको पता होगा कि DNA में कौन से वाले जीन होते हैं, सेल में 2 टाइप के जीन होते हैं, 2 जगह पे जीन पाए जाते हैं, एक होते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन और एक होते हैं न्यूक्लियर जीन। तो ये हम अगर हमारा ये सेल ले लेंगे, ओके, सपोज दिस इज द सेल, ओके, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म का सेल है। अगर इसका सेल है तो यहाँ पे सेल वॉल रहेगा, किसका, प्लांट्स का अगर सेल है तो यहाँ पे सेल वॉल रहेगा, अगर एनिमल का सेल है तो सेल वॉल नहीं रहेगा। तो सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, DNA पाए जाते हैं। ओके, न्यूक्लियस में DNA पाए जाते हैं जो कि हेरिटेबल मटेरियल को कैरी करते हैं। DNA इज अ हेरिटेबल मटेरियल, कैरी एज अ हेरिटेबल मटेरियल, जो कि क्या करते हैं, इट इज द कंटेंट द जीन कंटेन करते हैं। जीन मीन्स इट इज द सीक्वेंस ऑफ DNA विच इज हेरिटेबल एंड कोडेड फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर, जो कि आगे जाके कोड करते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को कोड करते हैं। तो ये DNA पाया जाता है और हमारे पास DNA पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, ये बाकी का जो बच्चा है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, देखो ये हो गया सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल छोड़ के बाकी का अंदर का जो भी पार्ट है वो न्यूक्लियस छोड़ के, ये हो गया क्या, न्यूक्लियस और सेल वॉल छोड़ के जो भी बचा हुआ पार्ट्स है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, और न्यूक्लियस को पकड़ के, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं।
तो साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में दो थिंग्स पाई जाती है। तो अगर प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे हमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, यहाँ पे हमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे हमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, और ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो ओनली माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन क्लोरोप्लास्ट देयर इज आल्सो ऑब्जर्व द डीएनए। यहाँ पे भी थोड़ा सा डीएनए 0.3% का डीएनए यहाँ पे भी पाया जाता है। ओके, तो इतना थोड़ा सा डीएनए इसमें भी पाया जाता है, जिसके कारण भी क्या हो सकता है, मेसलिटी शो हो सकती है। तो जीन डीएनए कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जिसी को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए, उसी को ही बोलते हैं। ये दोनों में जो डीएनए पाया जाता है, ओके, ये जो दोनों में डीएनए पाया जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए। तो ये देख लो अभी, व्हेन द मेसलिटी, अगर ये मेसलिटी का जीन यहाँ पे मौजूद है, अगर व्हेन द मेसलिटी जीन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में अगर प्रेजेंट है मेसलिटी का जीन, तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक टाइप ऑफ मेसलिटी। अगर कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी, न्यूक्लियस में। If the mesosity is governed by the nucleolar जीन, न्यूक्लियोलर जीन से अगर गवर्न हो रहा है मेसलिटी का कैरेक्टर, या जो मेसलिटी कैरेक्टर यहाँ के डीएनए से गवर्न हो रहे हैं, यानी यहाँ पे यहाँ के डीएनए में ये वाला जीन है, तो इसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियर। इफ द मेसलिटी इज गवर्न बाय द न्यूक्लियर जीन, देन इट इज कॉल्ड एज द, कौन सा वाला मेसलिटी, जीएमएस टाइप का मेसलिटी, जेनेटिक मेसलिटी। अगर ये मेसलिटी इसी के कारण पाई जा रही है, लेकिन ये क्या हो रही है, थर्मोसेंसिटिव टेम्परेचर के कारण फ्लक्चुएट हो रही है, यानी ज्यादा टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, फर्टाइल बन जाएगा, कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, स्टेराइल बन जाएगा। उसी को बोलते हैं यानी टेम्परेचर सेंसिटिविटी, टेम्परेचर सेंसिटिव मेसलिटी। यानी जो डीएनए है, ये जो जीन है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे कि मैं फर्टाइल रहूंगा कि मैं स्टेराइल रहूंगा। ओके, सेंसिटिव, इट इज सेंसिटिव ड्यू टू द टेम्परेचर। अगर फोटो पीरियड के कारण यानी लेंथ ऑफ डे के कारण अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, लेंथ ऑफ डे, ओके, डे के कारण अगर फ्लक्चुएट हो रही है मेसलिटी, यानी ये जीन का बिहेवियर ना, ये जीन कहाँ पे बिहेव करता है, अगर लॉन्ग डे है तो फर्टाइल, शॉर्ट डे है तो स्टेराइल, ऐसे अगर बिहेव करता है तो, और या फिर शॉर्ट डे है तो स्टेराइल और लॉन्ग डे है तो फर्टाइल, लाइक दैट इट कैन बी बिहेव एज सच टाइप ऑफ मेसलिटी इज कॉल्ड एज अ फोटोसेंसिटिव जेनेटिक मेसलिटी। तो क्योंकि जीन में न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, लेकिन ये जीन डिपेंड है डे लेंथ के ऊपर, ये जीन में ये भी न्यूक्लियर डीएनए में पाया जा रहा है, दैट इज दिस टाइप ऑफ मेसलिटी आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द न्यूक्लियर डीएनए, बट इट इज द टोटल डिपेंड ऑन द temperature of the environment. Okay, suppose there is a high temperature, it behave like a fertile, and at the low temperature तो specific crop में different crop में जहाँ पे पाई जाती है, एक दो जैसे राइस में पाया जाता है, बार्ली में, टोमेटो में पाया जाता है, तो उसमें वो स्पेसिफिकली उस क्रॉप में अलग अलग टेम्परेचर पे पाया जाते हैं। अगर हम डीप में देखेंगे तो हम देखेंगे इसको। ओके, और होगी ट्रांसजेनिक मेसलिटी। अभी क्या हो रहा है ना, ये यहाँ पे कहाँ पे भी नहीं है, ना न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक डीएनए में जीन पाया जा रहा है, ना ये न्यूक्लियर डीएनए में भी ये जीन पाया जा रहा है। तो ये जीन हमने कहाँ से ला लिया, हमने ये बाहर कहीं तो भी ये जीन है। ओके, बाहर कहीं तो भी ये जीन है, बाहर के अदर ऑर्गेनिज्म में, और वहां से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसने हमने ट्रांसफर कर लिया। कहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, व्हेन वी आर ट्रांसफर दैट जीन मेस्टराइज जीन फ्रॉम द अनदर और आउटसाइड ऑफ द ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड से हमने बाहर से हमने न्यूक्लियर डीएनए में डाल दिया वो जीन, यहाँ पे हमने डाल दिया वो वाला जीन। ओके, यहाँ पे हमने डाल दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक टाइप ऑफ मेसलिटी। व्हेन वी आर ट्रांसफर द जीन फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म वेयर इट वांट टू गेट एक्सप्रेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसजेनिक टाइप ऑफ मेसलिटी। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, बाहर से ऑर्गेनिज्म, और ट्रांसजीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ओके,
तो उसको बोलेंगे ट्रांजिएंट टाइप ऑफ मेसिलिटी। हाँ, अभी ये क्या बोल रहे हैं, CGMS यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेसिलिटी। अगर ये जो GMS है, ओके, मेसिलिटी है, मेसिलिटी इट इज गवर्न बाय द बोथ न्यूक्लियोलर जीन एज वेल एज फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक जीन। यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों के कारण क्या हो रहा है, इट्स गवर्न द मेसिलिटी के कैरेक्टर गवर्न हो रहा है, तो दोनों के कारण गवर्न हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक मेसिलिटी। तो न्यूक्लियोलर जीन प्लस साइटोप्लाज्मिक जीन, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों साथ साथ मिलके मेसिलिटी को गवर्न कर रहे हैं, दोनों साथ साथ मिलके मेसिलिटी को गवर्न कर रहे हैं। अगर ओनली यहाँ पे नहीं कुछ कहीं पे पाया जा रहा है, ओनली यहीं पे पाया जा रहा है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया या तो साइटोप्लाज्म या फिर दोनों में पाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक जीन में अगर पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्मिक जीन, साइटोप्लाज्मिक जीन मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल जीन और क्लोरोप्लास्ट जीन, then this type of mesility is called as the cytoplasmic mesility. Then chemically induced mesility, chemically induced mesility किसको बोलेंगे, ये there is a no, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं, बाहर भी नहीं मिल रहा है, ओके। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर केमिकल का स्प्रे करूंगी, ओके। जो टिश्यू है उस टिश्यू के ऊपर उसने क्या करना चाहिए, उसने ना, हम देखेंगे आगे जाके कि केमिकली हाइब्रिडाइजिंग एजेंट क्या होता है, गैमेटोसाइट क्या होता है और म्यूटाजीन क्या होता है, तो उसमें हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। तो अगर यहीं पे कहीं पे भी नहीं पाया जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हमें तुरंत एट दैट टाइम वी आर रिक्वायर्ड दैट मेसिलिटी फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, बट देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द नेचुरल जीन इज अवेलेबल फॉर द मेसिलिटी, देन वी गो फॉर द जस्ट स्प्रे ऑफ द केमिकल एजेंट। हम क्या करेंगे, केमिकल एजेंट का स्प्रे करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो पोलन ग्रेन डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे या फिर अबॉर्ट हो जाएंगे और नॉन फंक्शनल बन जाएंगे, ओके। ड्यू टू द स्प्रेइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल एट पर्टिकुलर concentration, it's that it helpful for the getting abortion of that male pollen grain or getting non-functional of that pollen grain without any effect on the stigma। जैसे मैंने फ्लावर बताया था कि फ्लावर के ऊपर, ये जो फ्लावर है, फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर इसने कुछ नहीं इफेक्ट करना चाहिए, ओनली इट गो टू अफेक्ट ऑन दैट पोलन ग्रेन को मार देना चाहिए, बिकॉज द पोलन ग्रेन्स आर हाईली डेडिकेटेड देन द स्टिग्मा से थोड़े ज्यादा डेडिकेट होते हैं। तो हम एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन बी ट्रीटेड दैट प्लांट, वी कैन बी यूज द अप्लाइड द स्प्रेइंग ऑफ दैट प्लांट एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ दैट फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के पर्टिकुलर स्टेज पे हम उसको स्प्रे करना है, बिफोर द पॉलिनेशन के पहले ही स्प्रे करना है, पॉलिनेशन के बाद में नहीं, क्योंकि अगर पॉलिनेशन के बाद में हम स्प्रे करेंगे तो देयर इज अ नो नीडेड ऑफ दैट spraying because early pollination already happening, therefore we go for the spraying of that chemically hybridizing agent, means the chemical used for the induction of the mesility, artificial type of mesility, it is the artificial mesility where the chemical is used फॉर द इंडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल मेसिलिटी। केमिकल हम यूज करेंगे ताकि उस टाइम पीरियड पे तब हमें लाइन में मेसिलिटी आ सके, एंड वी जस्ट गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइब्रिड। तो ये हो गए, इसके टाइप हो गए, एंड दिस ऑल आर द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग टू दैट मेसिलिटी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।